हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे हम लोग VSEPR थ्योरी बोलते हैं, VSEPR वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसके हेल्प से हम लोग किसी मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं। ठीक है, शेप और ज्योमेट्री के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि मीथेन होता है CH4, तो CH4 को हम लोग बनाने के लिए तो ऐसे बना देते हैं, कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन। क्या एक्चुअली में ऐसा ही होता है इसका ज्योमेट्री और शेप? अगर देखा जाए तो यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्या एक्चुअली में 90 डिग्री होता है? बोलेंगे नहीं सर, एक्चुअली में 90 डिग्री नहीं होता है। एक्चुअली में अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, जैसे ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, इसके बीच का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। क्लियर है? तो बोलेंगे इसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल में हम कैसे समझेंगे कि इसका बॉन्ड एंगल कितना है ना, ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इस चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोग को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो बोलेंगे ये होता क्या, इसको तो बाद में समझेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे हम ना एक जेड निकालते हैं, किसी भी कंपाउंड में क्या निकालते हैं? जेड। जेड का मतलब क्या होता है बच्चों? जेड का मतलब होता है किसी एटम के अराउंड कितना बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है। इसमें आ रहा है कहानी। जेड का 2-3 फार्मूला होता है। एक सिंपल सा फार्मूला, जिस बच्चों को कुछ भी नहीं आता ये लगा के बता सकते हैं, या जिससे स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो वहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर निकाल के हम लोग जेड को निकाल सकते हैं। वो भी हम सिखाएंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो बोलेंगे जेड का मतलब क्या होता है? जेड हमारा है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम है सेंट्रल एटम के अराउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल एमोनिया है, एमोनिया में एक लोन पेयर होता है। हम लोग ना हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर में सीखे थे ना कि एमोनिया का नाइट्रोजन, एमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है उसका लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में होता है? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 में होता है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बना है, और यहाँ पे क्या बना है? हाइड्रोजन बना है। ठीक है, तो बोलेंगे यहाँ पे अगर हमें जेड निकालना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का सम बताओ, तो कितना पेयर है? बोलो, एक 3 बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो बोलेंगे सर 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर क्या ठो है? 1 ठो है, तो दोनों जोड़ के कितना हो गया? 4। तो बोलेंगे एमोनिया में नाइट्रोजन का जो जेड होगा वो 4 होगा। और अगर जेड 4 आता है बच्चों तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। क्लियर है? तो इसी बात को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये जेड समझ लो। जेड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता है या नहीं याद करना चाहते हैं तो जैसे भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ से भी हम आपको जेड निकालना सिखाएंगे। तो पहले ये समझ लो हमारा जेड का फॉर्मूला क्या होता है। हाफ करेंगे सबसे पहले, मतलब 1/2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। जैसे सेंट्रल एटम है ना, अगर हम इसी का जेड का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ तो स्ट्रक्चर हमको मालूम था तो जोड़ के बता दिए ना, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर मान लो हमें स्ट्रक्चर मालूम नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल हमें एमोनिया का स्ट्रक्चर मालूम नहीं होता, तो देखो इसका जेड हम लोग कैसे निकालते। नीचे में कैलकुलेट कर देख लेते हैं कहाँ तक हमें विजिबल है। चलो ठीक है, बोलेंगे देखो ध्यान से बच्चों, हम बोलेंगे जैसे एमोनिया में, एमोनिया ठीक है, इसमें हमें मालूम नहीं है कि लोन पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर कितना है। फॉर एग्जांपल इस तरह NH3 लिखा हुआ है, तो इसमें जेड का वैल्यू अगर हमें पता चल जाएगा तो उससे हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके कितना लोन पेयर है वो भी पता कर सकते हैं। ठीक, क्या ज्योमेट्री आने वाला है वो भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जेड कैसे निकालेंगे, हाफ करेंगे, सेंट्रल एटम के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसको हम लोग 2,5 लिखते हैं। तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 5, प्लस अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको जोड़ देंगे, है ना। जैसे निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? वो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो उसको जोड़ देंगे। और अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल NH4 प्लस है कहीं पर, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको माइनस कर देंगे, निगेटिव चार्ज आएगा तो उसको जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एमोनिया नाइट्रोजन के पास कितना? सेंट्रल एटम का देखना, या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना ऑन सेंट्रल एटम, Ca लिख दें, ऑन सेंट्रल एटम Ca, सेंट्रल एटम। क्लियर है? तो वैलेंस सेल कितना है? इलेक्ट्रॉन 5 है। ठीक, क्या निगेटिव चार्ज है एमोनिया के ऊपर? बोलेंगे नहीं है तो 0। पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं है, 0। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो घटा देना, निगेटिव चार्ज आएगा तो जोड़ देना। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज का मतलब होता है वो एटम किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ठीक, चलो और देखो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है
जिसका वैलेंसी 1 हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईटीसी। क्लियर है? जिसका वैलेंसी 1 हो उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोवैलेंट एटम। तो देखो अमोनिया में कितना मोनोवैलेंट एटम है? 3 है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो तो कितना हुआ? 5 3 8 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया? 4। तो जेड का वैल्यू यहाँ से 4 निकल गया। तो समझो बच्चों, जेड हम अगर निकाल लेंगे तो यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग सेफ ज्योमेट्री क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्मूला को लिख लो, जेड बराबर हाफ होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस निगेटिव चार्ज और माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा, है ना। अभी देखो ढेर सारे एग्जांपल करेंगे, एक एक चीज़ का कहानी यहाँ पे हमें समझ आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। जेड का फॉर्मूला भी हम लिख दिए, इसको नोट कर लो। अभी हम मिटा रहे हैं यहाँ पर, आगे हम लोग सीखते हैं। देखो क्या होता है शेप और ज्योमेट्री, है ना, पहली बार देखने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन जब हम लोग सीखे थे या लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाए थे मीथेन का, तो वहाँ पे ना हम लोग उसका ज्योमेट्री नहीं बनाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन बनाते थे तो मीथेन में ऐसे बस बना देते थे। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या इसका 3 डायमेंशन में किस प्रकार से, मेरे बच्चों लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, हम ठीक कर देते हैं। असल लाइट में प्रॉब्लम था, ठीक कर दिए हैं। देखो बोलेंगे मीथेन में जब हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे ना, तो मीथेन यहाँ पे हम लोग बना देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या अरेंजमेंट, मतलब 3 डायमेंशन में क्या हाइड्रोजन का एटम इसी बोर्ड के सरफेस पे होगा, प्लेन पे होगा? बोलेंगे नहीं, ऐसा होता नहीं है, सब 3 डायमेंशन में होता है। 4 एटम है ना, 3D में रहता है, टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री होता है। तो उसी चीज़ को आज हमें समझना है। क्लियर है? तो यही हमारा आज का लेक्चर का मेन यहाँ पे कहानी हम लोग को समझना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं? 3 एग्जाम्पल। CH4 मीथेन है, NH3 एमोनिया है और हमारा क्या है? वाटर है। ठीक है, चलो 2 तरीका सिखाएंगे बच्चों, एक स्ट्रक्चर बना के और दूसरा जेड निकाल के। दोनों से काम सेम होता है। ठीक है, तो उनको जो अच्छा लगे वो कर लेना। सबसे पहले हम जेड निकालते हैं, किसका? मीथेन के केस में। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ। सेंट्रल एटम जो कार्बन है ना, उसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो 2,4 लिखते हैं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। प्लस कोई निगेटिव चार्ज है? नहीं। कोई पॉजिटिव चार्ज है? उसको माइनस करना, नहीं। मोनोवैलेंट एटम कितना है? 4 है। तो 4 + 4 8/2 कितना हो गया हमारा? 4। इसका मतलब जेड का मान यहाँ कितना है? 4 है। क्लियर है? कैसे निकालते हैं जेड? जेड अभी फॉर्मूला लिखे थे ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है। क्या इसके ऊपर कोई निगेटिव चार्ज है? कार्बन के ऊपर नहीं। अगर निगेटिव चार्ज रहता ना तो उतना घटा देते, क्योंकि निगेटिव चार्ज का मतलब होता है उतना इलेक्ट्रॉन वो एटम गेन किया है। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उतना इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है वो एटम उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक, और प्लस जितना भी सिंगल बॉन्ड वाला एटम रहेगा, जितना जो एटम सिंगल बॉन्ड बनाता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको हम लोग मोनोवैलेंट एटम बोलते हैं, उसका सम कर देना अपॉन में। तो जेड का वैल्यू कितना आया? 4। ठीक, चलो एमोनिया केस में जेड का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ भी हाफ। नाइट्रोजन के पास वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो बोलेंगे नाइट्रोजन, कार्बन का होता है 6 तो 2,4 लिखते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है बच्चों, तो 2,5 लिखते हैं। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन है, उसका वैलेंस सेल में ये एटॉमिक नंबर 8 है, तो वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? तो चलो नाइट्रोजन के केस में हम जेड निकालते हैं, तो हाफ हो गया। सेंट्रल एटम पे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, तो उसको माइनस नहीं करना है। निगेटिव चार्ज को जोड़ते हैं तो नहीं है, तो उसके लिए कोई बात नहीं। कितना मोनोवैलेंट एटम है? मतलब जिसका वैलेंसी 1 हो। तो एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बोलेंगे 1 भी नहीं है तो सिर्फ हाइड्रोजन लेंगे, फ्लोरीन क्लोरीन तो नहीं है ना, हाइड्रोजन लेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आया? जेड का वैल्यू 4 आया। ठीक, चलो यहाँ जेड का वैल्यू निकालो। तो बोलेंगे सर हाफ करेंगे। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, उसका वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 है। कोई निगेटिव चार्ज नहीं है तो नहीं जोड़ना है। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जैसे अगर निगेटिव चार्ज नहीं है तो 0 है तो उसको 0, पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो 0। और मोनोवैलेंट एटम कितना है? ऑक्सीजन के अराउंड 2 ठो है, तो करो 6 2 8/2 4। इसका भी जेड का वैल्यू कितना है बच्चों? 4। समझ में आ रहा है कहानी? तो जेड का वैल्यू अगर 4 आता है, ध्यान से समझना, जेड का वैल्यू अगर 4 आता है तो क्या कहानी समझे हम लोग? बोलेंगे जेड का वैल्यू अगर 4 आता है, कार्बन है तो इसका जेड हम निकाले कितना आया? 4 आया ना। तो 4 आने से हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बोलो sp3।
4 आने पे क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या हुआ, sp3, या नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों, sp3। जेड का वैल्यू अगर 4 आता है तो, ठीक है। अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर से भी करके समझाएंगे, ठीक है। चलो, तो जेड का वैल्यू क्या है, 4, तो हाइब्रिडेशन सभी का यहाँ पे क्या है, sp3 है। तो सुनो कहानी, अगर जेड का वैल्यू 4 आता है ना, इसका मतलब इसके अराउंड 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जेड का वैल्यू 4 का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम क्या है, 4, ठीक है। तो मीथेन में कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम हमें दिख रहा है, तो 4 इसके पास जेड का सम, मतलब जेड बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम है। तो ये एटम्स अरेंज कैसे रहता है, ये एटम्स अरेंज कैसे रहता है, तो समझो, बोलेंगे अगर जेड का वैल्यू 4 है, ठीक है, तो उसमें एटम मान लो सेंट्रल एटम ए है, कोई भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो कैसे अरेंजमेंट रहता है, तो सेंट्रल एटम ए रहेगा, उसके अराउंड एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम और ये चौथा एटम। समझना बात को, यहाँ पे एंगल थोड़ा सा समझना, ये एंगल जो होता है ना 109.5 डिग्री होता है। ये एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री। ये कितना होगा, तो बोलेंगे सर 109.5 डिग्री, और ये कितना होगा, 109.5 डिग्री। बोलोगे सर ये तो कम हमको लग रहा है, ये तो 90 से ज़्यादा लग रहा है, ये तो 90 से कम लग रहा है। तो देखो बच्चों, ये जो है ना बी एटम एक्चुअली में इस बोर्ड पर है ही नहीं, प्लेन पर है ही नहीं, वो हवे में है। समझना, जैसे ट्राइपॉड होता है ना, ट्राइपॉड जिसपे हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो उसका 4 पैर होता है, एक नीचे, दूसरा, तीसरा और एक ऊपर, जिस पे मोबाइल लगाते हैं, ठीक है। तो उसको जरा इमेजिन करना, सेंट्रल एटम हो गया, समझो यहाँ पे जैसे सेंट्रल एटम हो गया, एक पैर उसका ये हुआ, यहाँ पे एक एटम लगा, मान लो ए, एक यहाँ पे हम सॉलिड लाइन से बना रहे हैं, इसका मतलब ये एटम हमारे तरफ फेस कर रहा है। एक हम लोग डैश लाइन से बना रहे हैं, मतलब ये एटम पीछे की तरफ चला गया है, ठीक। और एक हमारा यहाँ पे एटम बना रहे, समझ आ रहा है। तो इसको जरा इमेजिन करना पड़ेगा कि चूंकि 4 एटम है ना यहाँ पे, तो चारों का 4 एक प्लेन पर नहीं, सब क्या है 3D में है। समझ में आ रहा है कहानी। तो 4 का 4 एटम 90 डिग्री पे नहीं होता है, समझ समझना कि सर कार्बन है तो चारों का 4 90 डिग्री पे होगा। बोलेंगे यहाँ पे रिपल्सन तगड़ा होता है, इसी को पढ़ रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है बॉन्ड और बॉन्ड पेयर के बीच, है ना। लोन पेयर में सबसे ज़्यादा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। तो यहाँ रिपल्सन बहुत तगड़ा है। तो बोलेंगे सर 90 डिग्री पे रेंज हो ही नहीं सकता, कैसे रेंज रहेगा। तो बोलेंगे ये एंगल हो सकता है बच्चों, तुमको लग रहा होगा सर ये तो एंगल ज़्यादा लग रहा है, ये एंगल कम है। तो बोलेंगे सर ये एंगल आपको कम इसलिए लग रहा है कि इस एटम को हम बनाने का ऐसे हवा में तो बना नहीं सकते हैं, तो बनाएंगे बोर्डे पर। एक्चुअली में समझना, ये जो बी एटम है ना यहाँ हवा में है, ठीक, और ये एटम पीछे है उस रूम में है, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5। सभी का सभी बॉन्ड एंगल बच्चों कितना होता है 109.5 डिग्री। समझ में आ रहा है कहानी कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल लिए पहले, फिर उसके बाद हम आराम से एक चार्ट बनाएंगे, सब कुछ को यहाँ पे लिखेंगे क्या होता है। तो बोलेंगे यहाँ से शुरू किए हैं, तो बोलेंगे अगर जेड का वैल्यू 4 आता है तो अरेंजमेंट कैसा होगा। बोलेंगे सेंट्रल एटम अगर ए है तो उसके चारों ओर बी एटम अरेंज रहेगा। किस प्रकार से अरेंज रहेगा, ताकि सभी के बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो 109.5 डिग्री। एक बात गौर करना बच्चों, यहाँ पे सभी का सभी बॉन्ड पेयर है ना। मीथेन में कार्बन के अराउंड क्या है, चारों का चारों हाइड्रोजन है, यानी कि सारा का सारा बॉन्ड है। तो एंगल कितना हुआ 109.5 डिग्री। और इसका जो ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री बोलते हैं बच्चों कि 3 डायमेंशन में वो एटम्स कैसा अरेंज है, मतलब स्पेस में एक सेंट्रल एटम के अराउंड चारों एटम किस प्रकार से अरेंज है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों का सम लिया जाता है, ठीक है। शेप में कहानी बदल जाता है, ठीक है, समझाएंगे। तो बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल ये है ना, इसमें जेड का वैल्यू 4 है, देखो जेड का मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 4 है। तो इसका जो ज्योमेट्री होता है क्या होता है बच्चों, बोलो ज्योमेट्री क्या होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है टेट्राहेड्रल। समझ में आया कहानी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। बोलेंगे जेड का वैल्यू 4 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। यानी कि हाइब्रिडेशन तो हमें समझ में आया ना, हाइब्रिडेशन का मतलब क्या हो गया। हाइब्रिडेशन तो इससे पहले लेक्चर में हम लोग समझे थे ना। हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है कि कितना ऑर्बिटल्स, जो नाइट्रोजन अपना डोनेट किया है बॉन्ड बनाने में या ओवरलैप करवाया बॉन्ड कराने में, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा sp3, ठीक है। सिंपल नहीं होता, जो कि हम लोग समझ चुके थे। यहाँ पे हम लोग मेन फोकस करेंगे ज्योमेट्री और शेप के ऊपर। तो बोलेंगे चूंकि हाइब्रिडेशन है sp3 और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। समझ में आया, टेट्राहेड्रल। यानी कि मीथेन के केस में ज्योमेट्री क्या हो गया टेट्राहेड्रल। एमोनिया जो है नाइट्रोजन, ये जो एमोनिया है, एमोनिया का ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ये भी टेट्राहेड्रल। ये क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, ये भी टेट्राहेड्रल। और वाटर का जो ज्योमेट्री होगा, ऑक्सीजन का नहीं, वाटर का जो ज्योमेट्री होगा, मतलब ऑक्सीजन के अराउंड जो 4 पेयर अरेंज रहेगा, उसका भी ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल।
समझो बात को, सभी का सभी। अगर जेड का वैल्यू 4 आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन 4 sp3 है, तो ज्योमेट्री याद रखेंगे टेट्राहेड्रल। कहानी क्लियर है? ज्योमेट्री क्या याद रखेंगे? टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह मेरे पास क्लियर होगा, तुम चीज़ को समझा पाएंगे और अच्छे से, ठीक है। तो चलो, जेड का वैल्यू सब में 4 आया, ध्यान रखना, जेड का वैल्यू सब में 4 आया है। तो जरा समझो, हम बोलेंगे जेड का वैल्यू 4 है, इसका मतलब इसके पास 4 पेयर है, क्या? इलेक्ट्रॉन्स का। वो चाहे तो बॉन्ड पेयर भी हो सकता है या लोन पेयर। फॉर एग्जांपल मीथेन के केस में देखो क्या है, मीथेन के केस में चारों का चारों मेरे पास क्या है बोलो? हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को हम सॉलिड लाइन से यहाँ दिखा रहे हैं, ये क्या है बोलो बच्चों? ये हमारी तरफ है, ये हाइड्रोजन हमारी तरफ है। और एक हाइड्रोजन को ना हम डैश लाइन से दिखा रहे हैं, मतलब ये हाइड्रोजन कहाँ है? उस रूम में है, समझो। ये इधर है, ये इधर है, सभी के बीच का बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 109.5। सभी का सभी, ये जितना भी बना रहे हैं सभी का सभी 109.5 डिग्री है, ठीक है। चलो, 4 बॉन्ड है ना, तो चारों बॉन्ड स्पेस में अरेंज कैसे रहेगा बच्चों? चारों का चारों बॉन्ड, चारों का चारों एटम जो बॉन्ड बना रहा है कैसे अरेंज रहेगा? तो बोलेंगे अरेंजमेंट जो होगा, उस अरेंजमेंट को हम लोग ज्योमेट्री का जो नाम दे रहे हैं, उसका मतलब ज्योमेट्री कैसा होगा, कैसा अरेंज होगा, उस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो मीथेन का ज्योमेट्री क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। अब समझो, इसमें क्या लोन पेयर है मीथेन में? बोलेंगे एक भी लोन पेयर है? बोलेंगे नहीं सर, एक भी हमारा लोन पेयर नहीं है। तो अगर लोन पेयर नहीं होता है बच्चों, तो शेप और ज्योमेट्री हमारा सेम होता है, समझ आ रहा? शेप और ज्योमेट्री हमारा सेम होता है, यानी कि मीथेन का अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करेंगे तो मीथेन का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हुआ। अमोनिया का भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, क्योंकि जेड का वैल्यू 4 था। टोटल पेयर इसमें कितना है बोलो? इसमें एक लोन पेयर होता है, मालूम है ना? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, वाटर में 2 लोन पेयर होता है, सभी दिखाएंगे करके, वाटर में 2 लोन पेयर होता है, ठीक। तो बोलेंगे सभी का सभी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन अमोनिया के केस में देखो हुआ क्या, नाइट्रोजन यहाँ सेंट्रल एटम है, 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल अरेंज रहेगा। इसको सॉलिड लाइन से बना देते हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर हम, और एक को किससे बना देते हैं? तो बोलेंगे डैश लाइन से बना देते हैं। बोलो क्लियर है? एक लोन पेयर है यहाँ पे, क्या बोलो बच्चों? लोन पेयर है। ज्योमेट्री क्या होगा? तो बोलेंगे सर ज्योमेट्री तो अभी भी टेट्राहेड्रल होगा। ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। लेकिन अब जरा समझो बच्चों कि इस बार क्या बॉन्ड एंगल जो यहाँ 109.5 डिग्री था सभी का सभी, क्या इस बार वही रहेगा? बोलेंगे नहीं सर, इस बार वही नहीं रह पाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि हम एक बात सीखेंगे बच्चों कि सबसे ज़्यादा रिपल्सन जो होता है ना, लोन पेयर, एलपी का मतलब बोलेंगे लोन पेयर। अगर 2 एक से ज़्यादा लोन पेयर है तो वहाँ रिपल्सन सबसे ज़्यादा, उससे कम रिपल्सन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। अब बोलेंगे सर क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो बोलेंगे ये क्या है? बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, तो इस दोनों बॉन्ड में रिपल्सन हो रहा होगा, ठीक। जैसे यहाँ सभी का सभी क्या है? बॉन्ड है ना, सभी का सभी तो बॉन्ड पेयर है ना, मतलब यहाँ पे लोन पेयर तो है नहीं कार्बन के पास, तो यहाँ पे सभी के सभी चूंकि बॉन्ड पेयर है तो इसमें रिपल्सन सबसे कम होगा, और सभी का सभी चूंकि बॉन्ड पेयर है तो हर एंगल इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन देखो यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, बाकी सभी का सभी बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर जैसे आएगा ना, तो अब रिपल्सन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का ज़्यादा होगा। किससे? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से। यहाँ बॉन्ड पेयर सबका सब सेम था, सभी का सभी बॉन्ड था, तो रिपल्सन आया जो भी आया तो बॉन्ड एंगल निर्धारित हुआ 109.5 डिग्री। सभी का सभी कितना हुआ? 109.5 डिग्री। क्लियर है? लेकिन जैसे ही एक लोन पेयर अमोनिया के केस में आ गया, लोन पेयर कैसे आता है स्ट्रक्चर बना के भी सिखाएंगे हम, है ना। लोन पेयर कैसे आता है याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम बोलेंगे होता है। तो बोलेंगे जैसे ही इसके पास लोन पेयर आ गया, अब बोलेंगे सर ये जो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री था ना, उससे बढ़ जाएगा, यानी कि बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो ये भी तो 109.5 डिग्री पहले था, तो बोलेंगे सर ये घट जाएगा, तो 109.5 डिग्री से घट के कितना हो जाता है? 107 डिग्री। तो एमोनिया में जो ये बॉन्ड एंगल है ना बच्चों, ये घट जाता है। ये वाला लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का एंगल बढ़ गया, क्यों? रिपल्सन ज़्यादा था। यहाँ सभी का सभी एंगल एक जैसा था, क्यों? क्योंकि सभी का सभी बॉन्ड है, रिपल्सन सबसे कम। बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम, उससे ज़्यादा। देखो यहाँ जगह कम था इसलिए नीचे लिखे हैं, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे कम, उससे ज़्यादा बॉन्ड पेयर लोन पेयर का, और सबसे ज़्यादा लोन पेयर का। क्लियर है कहानी कि नहीं यार? तो बोलेंगे सर ये बॉन्ड एंगल, मतलब ये जो एंगल है बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बढ़ गया, 109.5 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये एंगल जो है बॉन्ड और बॉन्ड के बीच का 109 से घट गया, यानी कि ये और ये 107 डिग्री हो गया। क्लियर है? सभी के बीच, इसके बीच जितना भी है ना हाइड्रोजन, तुमको लग रहा होगा सर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच तो 107 दूनी 214, बोलेंगे नहीं, सबके बीच का 107। ये हाइड्रोजन एक्चुअली में है कहाँ? उस रूम में, तो उस रूम में इमेजिन करना हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल 107 होगा। सभी का सभी बॉन्ड एंगल 107, बाकी ये लोन पेयर का जो एंगल है ये ग्रेटर देन 109.5। ये 109 से बढ़ गया, ये 109 से कम हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ सारा का सारा 109 था। तो अब बोलेंगे क्या सर ज्योमेट्री तो ठीक है, ज्योमेट्री हमारा देखो ध्यान से, ज्योमेट्री जो हम लोग लिखते हैं ना, ज्योमेट्री लोन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ज्योमेट्री किसके ऊपर? ज्योमेट्री जो होता है लोन पेयर बॉन्ड, गलती बोल दिया फिर से,
बोल रिपीट कर रहे हैं। देखो ज्योमेट्री जब हम लोग निकाले थे ना, ज्योमेट्री लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को लेके चलता है। तो ज्योमेट्री यहाँ पे तो सेम है, क्योंकि ज्योमेट्री को फर्क नहीं पड़ता है कि लोन पेयर है कि बॉन्ड पेयर है। ज्योमेट्री को फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है, बस वो गिना जेड का वैल्यू 4 है तो बोलेंगे हाँ ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गया। समझ आ रहा है? शेप को फर्क पड़ता है, शेप डिपेंड करता है ओनली बॉन्ड पेयर के ऊपर, शेप को लोन पेयर से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका मतलब समझो, अब शेप इसका टेट्राहेड्रल होगा क्या? बोलेंगे नहीं सर। इसका शेप क्या रहेगा? तो बोलेंगे शेप की अगर हम बात करेंगे सभी केस में तो बोलेंगे इसका शेप हमारा टेट्राहेड्रल ही होगा। किस में? मीथेन के केस में। सब कोई विजिबल है, सब कुछ बच्चा ध्यान से समझना। बोलेंगे शेप जो होगा मीथेन के केस में वो टेट्राहेड्रल ही होगा। क्यों? क्योंकि शेप डिपेंड करता है किसके ऊपर? बॉन्ड पेयर के ऊपर। उसको लोन पेयर से कोई मतलब नहीं होता शेप को, लेकिन ज्योमेट्री में तो दोनों का सम होता है। अभी लिख देंगे ज्योमेट्री में सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, लेकिन शेप में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर। तो बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर से उसको कोई मतलब नहीं होता है, तो बोलेंगे ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल। समझ आ रहा है ना? लेकिन बोलेंगे जैसे अमोनिया के केस में आएंगे, अब तो चूंकि लोन पेयर आ गया है, अब लोन पेयर अगर आ गया है तो अब तो जो शेप है इसको काउंटे नहीं करेगा वो, यानी कि वो सिर्फ इस 3 आइटम को देखेगा। समझ आ रहा है? तो बोलेंगे क्या शेप अब टेट्राहेड्रल रह पाएगा? बोलेंगे नहीं सर, जैसे लोन पेयर आ गया तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ गया तुम्हारा और ये वाला घट गया, तो शेप अब चेंज हो जाएगा। शेप इसका क्या हो जाता है? इसको पिरामिड बोलेंगे। 3 आइटम जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे है ना, 1 2 3, ये एक प्रकार का पिरामिड बन रहा है, तो इसका शेप क्या हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? पिरामिडल। समझो बात को। बोलेंगे सर अगर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री सब कुछ को देख करके बस जेड निकालता है। जेड का वैल्यू 4 आ गया तो टेट्राहेड्रल, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो पेयर हमारा लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है। समझ में आ रहा है कहानी? बोलेंगे ज्योमेट्री निकालते समय ज्योमेट्री को कोई मतलब नहीं होता है कि हमारा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है, उसको बस जेड का वैल्यू 4 आ गया तो टेट्राहेड्रल। कहानी क्लियर है? लेकिन शेप की अगर बात करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि लोन पेयर है या नहीं। शेप को लोन पेयर से कोई मतलब नहीं होता, बस वो बॉन्ड को देखता है। ठीक, तो लोन पेयर को झांप दो तो ये शेप कैसा निकलेगा हमारा? कैसा निकलेगा बोलो बच्चों? बोलेंगे सर पिरामिडल निकलेगा। कहानी क्लियर है? अब हमारा शेप टेट्राहेड्रल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ लोन पेयर आ गया है। क्लियर है? लोन पेयर को हम देखना नहीं अब, यानी कि समझो अब हमको सिर्फ बॉन्ड को देखना है ना, सिर्फ बॉन्ड को देखना है। क्लियर है? चलो वाटर के केस में जाते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पर। बोलेंगे जैसे वाटर के केस में हम जाएंगे, वाटर में 2 लोन पेयर आ गया। ठीक है, वाटर में क्या आ गया? 2 लोन पेयर आ गया। अरेंजमेंट कैसे होता है देखो, फिलहाल सीखो, बाद में बताएंगे। यहाँ 2 लोन पेयर इस तरह से रहेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा। क्लियर है? तो बोलेंगे अब देखो अगर हमें ज्योमेट्री निकालना है तो ज्योमेट्री तो बस जेड का वैल्यू निकालता है ना। जेड का वैल्यू कितना है? 4, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। जेड का वैल्यू किसका? जेड का वैल्यू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम। तो जेड का वैल्यू अभी भी 4 है, जेड का वैल्यू 4 है तो ज्योमेट्री क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। लेकिन चूंकि अब सारा का सारा बॉन्ड पेयर नहीं है तो रिपल्सन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहले हमारा जो 4 एटम था, देखो ध्यान से, अगर इसको ऐसे बनाया जाए, ऑक्सीजन था, 1 लोन पेयर यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, मान लो अगला लोन पेयर ऐसा। ठीक, तो बोलेंगे अगर सारा का सारा बॉन्ड रहता, मतलब 4 हाइड्रोजन रहता, तो बोलेंगे सबके बीच का एंगल कितना होता? 109.5 डिग्री होता कि नहीं होता? बोलो सभी के बीच का। समझना देखो ध्यान से, यही चीज़ को हम यहाँ बना रहे हैं। जैसे यहाँ बनाए ना 1 लोन पेयर, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ भी हम क्या किए बोलो बच्चों? 1 लोन पेयर दे दिए। बोलो कहानी क्लियर है? 1 हाइड्रोजन हमारा यहाँ था दिए हैं, 1 नीचे था, ये भी हम दिए हैं। ठीक है, इसको अगर डीप लाइन से बनाना, ये मतलब ये क्या बोलते हैं, सॉलिड लाइन बताता है ये आइटम हमारे तरफ है, डैश लाइन बताता है उस रूम में। ठीक, तो देखो ध्यान से, सेम चीज़ बना रहे हैं, तीनों स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन हुआ क्या देखो, यहाँ पे चूंकि सारा का सारा बॉन्ड है ना, तो बोलेंगे सबके बीच का एंगल सेम। अब देखो ध्यान से, जैसे बॉन्ड पेयर के बदले एक लोन पेयर आ गया, तो ये लोन पेयर क्या किया? धक्का मारा इस बॉन्ड को, तो ये एंगल बढ़ गया, 109 से बढ़ गया और ये एंगल घट गया। इस बार वही कहानी है। बोलेंगे अब 2 लोन पेयर आ गया है तो ये एंगल और बढ़ जाएगा, 109.5 डिग्री का। बोलेंगे नहीं, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 109.5 डिग्री से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ये एंगल। समझ आ रहा है? ये इसको धक्का मारेगा तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच का एंगल क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? और कम हो जाएगा। पहले 109.5 था, फिर 107 हुआ, तो अगर देखा जाए तो इसका एंगल पाया जाता है 104.5 डिग्री। इसको 105 भी हम लोग नियरली मान लेते हैं। तो समझो ये बॉन्ड और बॉन्ड के बीच का एंगल और घट गया। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर में और रिपल्सन तगड़ा हुआ, सबसे ज़्यादा लोन पेयर
उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो बोलेंगे ये जितना ज़्यादा फैलेगा तो बोलेंगे ये एंगल और घटेगा, ये भी इसको इधर धक्का मारेगा, ये भी इसको धक्का मारेगा, तो बोलेंगे जो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच का एंगल था वो और घट गया, 104.5 डिग्री हो गया। ठीक है, तो बोलेंगे ज्योमेट्री को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ज्योमेट्री क्योंकि हमको गिनता ही नहीं किस प्रकार का पेयर है, बस वो गिनता है कि कितना पेयर है, जेड का वैल्यू क्या है, जेड का मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 4 आया तो टेट्राहेड्रल। लेकिन जैसे शेप जाता है ना, शेप जैसे हम कैलकुलेट करने जाते हैं, शेप बस बॉन्ड को देखता है, उसको लोन पेयर से मतलब नहीं है शेप को, समझ में आ रहा है। तो बॉन्ड 2 को दिखाना, बॉन्ड 2 को दिखा, यहाँ पे बॉन्ड चारों का 4 दिख रहा था, है ना, यहाँ लोन पेयर था ही नहीं। तो बोलेंगे जैसे शेप के ऊपर जाएंगे बच्चों, देखो हो सकता है हम बोलने में थोड़ा सा उल्टा बोल दिए हो पहले, तो कंफ्यूज मत करना। हम बोलेंगे जैसे शेप निकालने जाएंगे तो शेप में हम लोग बस किसको देखते हैं, बॉन्ड को देखते हैं, ठीक है, बॉन्ड पेयर को। लोन पेयर को शेप में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं ना, लोन पेयर को नज़रअंदाज करके तब हम लोग शेप बताते हैं। ठीक है, तो बोलो ये घट गया है ना, ये 109.5 डिग्री से घटा, बहुत कम हो गया, तो क्या इसका शेप अब टेट्राहेड्रल बोल पाएंगे? बोलेंगे नहीं सर, ये तो डिस्टोर्टेड हो गया ना, एकदम क्या बोलते हैं उसको, डिस्टोर्टेड मतलब और टूट टाट गया। टूटना मतलब वो और ज़्यादा जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सब कुछ एक समान था, लेकिन जैसे लोन पेयर आया इसको पिचका दिया तो ये खत्म हो गया, और लोन पेयर आया इसको और पिचका दिया, मतलब डिस्टोर्ट हो गया, जैसा शेप होना चाहिए था ना वो क्या बोलते हैं, उसको नहीं वर्ड आ रहा है एक्चुअली में हिंदी वाला, लेकिन समझो जैसे डिस्टोर्ट मतलब और ज़्यादा वो अपने शेप से बिखर गया, ऐसा बोल सकते हैं, बिखर गया, समझ में आ रहा है। तो बोलेंगे शेप इसका टेट्राहेड्रल तो होगा नहीं, होना चाहिए था, लेकिन चूंकि शेप अब लोन पेयर को देखेगा ही नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखेगा, और बॉन्ड पेयर थोड़ा पास आ गया तो इसलिए इसका शेप क्या हो जाता है, भी शेप हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, भी शेप, या इसी को एंगुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर बोलते हैं, या इसी को बुक में बेंट भी लिखा रहता है, समझ में आ रहा है। तो बोलेंगे शेप, देखो नीचे वाला शेप लिख रहे हैं, इसका शेप टेट्राहेड्रल ही था, क्योंकि शेप और ज्योमेट्री यहाँ पे दोनों का सारा बॉन्ड पेयर था। इसमें लोन पेयर आ गया तो शेप अब चेंज हो जाएगा, है ना, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल इसको बोलेंगे, मतलब इसका जो शेप है अब थोड़ा सा मरोड़ा चला गया, है ना, तो एक्जैक्ट अब इसका टेट्राहेड्रल नहीं हो पाएगा क्योंकि बॉन्ड एंगल घट गया। वाटर के केस में भी अगर हम देखने जाएं तो टेट्राहेड्रल नहीं रह पाएगा, इसको भी शेप बोलेंगे, एंगुलर या बेंट बोलेंगे। ये शेप की बात करें, ये सब क्या है, शेप, नीचे वाला, ऊपर वाला ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री को कोई मतलब नहीं है कितना लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लेकिन बोलेंगे शेप निकालते समय हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना है, शेप लोन पेयर को काउंट नहीं करता है। क्लियर है, शेप देखते समय सिर्फ हम किसको कैलकुलेट ध्यान देते हैं, बॉन्ड पेयर को। क्लियर है, तो बॉन्ड पेयर की वजह से जब हम शेप निकालेंगे तो अब टेट्राहेड्रल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टोर्ट हो गया है, इसलिए हमारा शेप चेंज हो जाएगा। कहानी क्लियर हो रहा है कि जेड से हम क्या निकाल सकते हैं और शेप और ज्योमेट्री कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों। तो चलो ये हमें थोड़ा सा चीज़ को सीखना था, आगे बढ़ते हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, है ना। अभी तो बस हम समझा दी क्या क्या करना है, जेड का वैल्यू आएगा तो क्या होता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जैसे एक एटम है ना, सेंटर से मिथेन था, मिथेन में कार्बन के अराउंड कितना एटम था, 4 एटम था। तो क्या हमेशा एक एटम के अराउंड 4 एटम होगा, बोलेंगे नहीं, बहुत सारा केस बन सकता है। तो चलो देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। बोलेंगे देखो, बोलेंगे सबसे पहले केस नंबर हम 1 बनाते हैं यहाँ पर, इसमें देखना, बोलेंगे एक एटम है ए, उसके अराउंड कितना एटम है, बोलो बच्चों 2 एटम, ठीक है। एक एटम है ए जिसके अराउंड कितना है, 2 एटम। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे CO2 ले लो, C के अराउंड कितना एटम है, 2 एटम है। अभी मीथेन वाला एग्जांपल देके हम समझा दिए तुमको, अब हम ढेर सारा एग्जांपल लेंगे और समझाएंगे कि कोई भी तुमको मॉलिक्यूल दे देगा उसका हमको शेप और ज्योमेट्री बताना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, जेड का वैल्यू निकाल लो, जेड का वैल्यू जैसे पता चल जाएगा उसका हम बोलना 4 आता है तो अभी हम लिखा देते हैं, 4 आता है तो टेट्राहेड्रल, 3 आता है तो ट्रायगोनल प्लानर होता है, इस बात को हम लिखाएंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम बोलेंगे सबसे पहले मान लो एक सेंट्रल एटम के अराउंड 2 एटम है, ठीक। तो समझो 2 एटम अपने आप को कैसे अरेंज करेगा, बोलेंगे सर इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अगर 180 डिग्री हो गया तो बोलो इसका ज्योमेट्री कैसा रहेगा, बोलेंगे सर लीनियर रहेगा ज्योमेट्री। अब बोलेंगे अगर लोन पेयर नहीं हो तो शेप और ज्योमेट्री समान, तो शेप भी हमारा क्या होगा, लीनियर होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर लोन पेयर आ जाएगा तो हमारा शेप ज्योमेट्री फिर बदलेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि लोन पेयर आएगा जैसे, तो बोलेंगे अब शेप में तुम लोन पेयर को देखते ही नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखते हैं, तो शेप चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ज्योमेट्री में हम लोग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को देखते हैं, बस जेड निकाल लिए, 4 आया तो टेट्राहेड्रल। लेकिन जैसे शेप निकालते समय हम लोग बोलेंगे लोन पेयर को हटा दो, बस 2 को बॉन्ड पेयर है ना, अब 2 बॉन्ड पेयर को देखो वो ज़्यादा डिस्टोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं होता, उतना ही रहता, तो बोलते हैं शेप और ज्योमेट्री बराबर। कहानी स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो चलो इसी प्रकार से हम शुरुआत करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे देखो करना क्या, हम समझा देते हैं थोड़ा सा कि बोलेंगे सबसे पहले नंबर 1 लिखते हैं, जब एक सेंट्रल एटम हमारा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, अरेंजमेंट बनाते हैं,
ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। ठीक, पहला। या एक काम करो, नहीं अरेंजमेंट मत लिखो, इसको लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, पहला। ठीक, यहां पे बना रहे हैं अरेंजमेंट। अभी करके दिखाते हैं अरेंजमेंट क्या होगा। अभी थोड़ा देर में हो सकता है सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक, अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, बॉन्ड एंगल। क्या लिखेंगे, बॉन्ड एंगल। ठीक है, जगह थोड़ा सा कम पड़ेगा, बॉन्ड एंगल हम यही दिखा देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं ज्योमेट्री, और लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर शेप। ठीक है, यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, शेप। समझना, बॉन्ड एंगल इसी के ऊपर दिखा देंगे। ठीक, चलो देखो, पहला शुरुआत कहाँ से करते हैं, एक नंबर। पहला शुरुआत कहाँ से करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा 2 है, क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है। समझना, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे तो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, दोनों का सम। तो बोलेंगे सेंट्रल एटम ए है, इसके अराउंड बी, इसके अराउंड बी। क्लियर है। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर मतलब यहाँ पे बॉन्ड पेयर बीपी प्लस एलपी है ना, दोनों का सम यहाँ पे लिख रहे हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। कितना है, 2 आया है, तो इस प्रकार से अरेंज रहेगा। तो बोलो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो बोलेंगे सर 180 डिग्री। तो ज्योमेट्री कैसा होगा, बोलेंगे सर लीनियर। ज्योमेट्री कैसा होगा, लीनियर। और शेप भी कैसा होगा बच्चों हमारा, बोलो शेप भी लीनियर। इसको पहले ना याद रखना पड़ेगा, इस बात को समझो, इसको पहले याद रखना पड़ेगा, तब कोई भी एग्जाम्पल आएगा उसको हम लोग यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम जैसे CO2 का दे देंगे, तुम उसको सॉल्व करोगे, पता चलेगा लीनियर आ रहा है कि क्या आ रहा है। क्लियर है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। अब समझो, हम बोलेंगे इस केस में हमारा कितना है, बोलो दोनों का दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर यहाँ पे 0 है। ऐसा अगर हम कर लें कि एक बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, समझो दो ही के केस में यहाँ बॉन्ड पेयर दोनों था, मतलब दोनों बॉन्ड पेयर था, मतलब एटम एटम में बॉन्डेड है और लोन पेयर 0 था। अगर हम ऐसा बोल दें कि एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो जैसे एक यहाँ बी हुआ और इधर क्या है, बोलो लोन पेयर। लोन पेयर को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। तो बोलेंगे इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, बोलेंगे सर लीनियर होगा। बोलेंगे 2 एटम अगर है सिंपली जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे ज्योमेट्री का कोई अर्थ नहीं पड़ता है। बोलो क्यों, बोलेंगे 2 एटम है तो सीधा सीधा कहानी होगा, हमेशा लीनियर ही होगा ना। एटम सेंट्रल के साथ 2 जुड़ा रहे हैं, मतलब 3 एटम रहे, तब ना हो सकता है कि सर ये ऐसे ना हो कि अगर ऐसे हो जाए तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा या घट जाएगा। बोलेंगे अगर एक ही एटम एक से जुड़ा हुआ है, दूसरे से जुड़ा है, तो यहाँ तो हमेशा लीनियर ही होगा। और शेप भी इसका बोलने के लिए बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर ही होगा। ठीक, कहानी क्लियर है। चलो अब ऐसा अगर कर लें कि 0 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो बोलेंगे तब तो 0 बॉन्ड पेयर का मतलब क्या, मॉलिक्यूल तो है ये नहीं, इसका मतलब वो सिंगल एटम है, उसके पास एक भी बॉन्ड नहीं है, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। समझ आ रहा है, 0 बॉन्ड पेयर मतलब एक भी बॉन्ड नहीं है, वो सिंगल एटम है, उसके पास 2 लोन पेयर है, तो कोई फायदा नहीं इससे, यानी कोई ज्योमेट्री का कोई बातें नहीं है। क्लियर है। तो देखो ध्यान से, इसका ना कि एग्जाम्पल लेके पहले समझते हैं, तब कहानी क्लियर होगा। ठीक है, तो समझो, हमको बस ये याद रखना कि अगर 2 बॉन्ड पेयर आ रहा है, और एक बात ध्यान और रखना, वो बॉन्ड पेयर ना हो सकता, डबल बॉन्ड भी ऐसे ऐसे आ जाए। ठीक है, तो उसको ये डबल बॉन्ड को ना ज्योमेट्री और शेप निकालते समय इसको हम लोग इक्विवेलेंट सिंगल बॉन्ड के मानते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सर 2 बॉन्ड का मतलब 2 दूनी 4 हो गया, हमेशा इसको सिंगल बॉन्ड ही हम लोग मानते हैं। बस एटम को देखो कि एक एटम के अराउंड कितना एटम है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो बोलेंगे 2 बॉन्ड रहे या सिंगल बॉन्ड रहे, तो बोलेंगे उसको इक्विवेलेंट 1 ही बॉन्ड मानते हैं। ठीक है, तो यानी कि बॉन्ड पेयर का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया है ना, अराउंड सेंट्रल एटम के अराउंड 2 हो गया। वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम है, तो क्या हो जाएगा, लीनियर। इस बात को ध्यान रखना है हमेशा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए नोट करो। सबसे पहले हम यहाँ मिटा के यहीं पे एक एग्जाम्पल तुमको करा के दिखाएंगे। तो बोलेंगे देखो यहाँ पे इसको नोट कर लिए हो, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल मेरा क्या है, CO2 का। किसका एग्जाम्पल है बच्चों, CO2 से अच्छा एक काम करो, BeF2 का एग्जाम्पल देख लो। कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास BeF2 आ जाता है, ठीक है, इसमें पूछा जाएगा कि इसका ज्योमेट्री बताइए, शेप कैसे बताइए। ठीक, तो देखो, तो मेरे पास 2 तरीका है इसको बनाने का। जेड निकाल लेते हैं पहले। क्या निकाल लेते हैं, जेड। तो जेड कैसे निकालते हैं, हाफ सेंट्रल एटम के अराउंड कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 2,2, तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। प्लस क्या इसके ऊपर कोई निगेटिव चार्ज है, नहीं। पॉजिटिव चार्ज है, नहीं। मोनोवैलेंट एटम है, बोलेंगे फ्लोरीन, यस, 2 मोनोवैलेंट एटम, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4, तो 2 आया। जेड का वैल्यू अगर 2 आ गया, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है बच्चों, बोलो। इसका हाइब्रिडाइजेशन, जैसे यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखे हैं, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, अगर जेड का वैल्यू 2 है, तो बोलेंगे sp।
हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों बोलो, sp हमको मालूम है ना, z का वैल्यू 2 आएगा, तो हम लोग पढ़ चुके थे ना इससे पहले लेक्चर में, z का वैल्यू, z के टर्म में नहीं पढ़े थे, लेकिन इसका हम लोग हाइब्रिडेशन पढ़े थे ना, sp आएगा, सॉरी sp, तो बोलेंगे बेरिलियम Fe2 है ना, ये बोलेंगे BeF2 है ना, तो बोलेंगे बेरिलियम के अराउंड 2 बॉन्ड यहाँ पे फ्लोरीन बना रहा है, तो बोलेंगे दोनों का दोनों बॉन्ड है, क्या इसके ऊपर कोई लोन पेयर है, चेक कर लेंगे अभी, बोलेंगे लोन पेयर नहीं है, तो z का वैल्यू कितना आया 2, z का वैल्यू 2 आएगा, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या होता है sp, मतलब यहाँ पे 2 ऑर्बिटल ओवरलैप किया होगा, एक s का और एक p का, क्लियर है। चलो ऐसे करके बना लो, अगर z का वैल्यू 2 आता है तो sp, तो अरेंजमेंट कैसे होगा यहाँ पे, बोलेंगे सर 180 डिग्री पे, और ज्योमेट्री कैसा होगा इसका, तो बोलेंगे सर लीनियर। कहानी समझ में आ रहा है कैसे कैसे काम करना है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। एक लेक्चर इसके बाद और बनाएंगे जिसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स ही हम लोग लेंगे वहाँ पे, है ना, अभी बस पहला लेक्चर इसमें समझना है कि z बराबर 2 आया तो क्या होगा। तो बोलेंगे पहला एग्जाम्पल ये था कि लोन मतलब सम कितना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर, इसी को हम लोग z भी बोलेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, इसी को क्या बोलेंगे z बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे z का मान यहाँ पे 2 है, चाहे तो वो बॉन्ड पेयर है प्लस लोन पेयर, 2 है तो 2 के लिए sp याद रखना है, 2 के लिए क्या याद रखना है sp, 2 का मतलब क्या होता है कितना ऑर्बिटल ओवरलैप किया, 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, जैसे z का वैल्यू बच्चों यहाँ पे 2 आया तो इसका मतलब कितना ऑर्बिटल मिला है s और p, z का वैल्यू 3 आएगा तो कितना ऑर्बिटल यहाँ पे मिलाएंगे, एक s का 2 ठो p का, z का वैल्यू 4 आएगा तो कितना ऑर्बिटल मिलाएंगे, एक ठो s का 3 ठो p का, z का वैल्यू 5 आएगा तो कितना ऑर्बिटल मिलाएंगे, तो बोलेंगे एक ठो s का, p का 3 ठो, d का 1, 5 हुआ। z का वैल्यू 6 आया तो कितना ऑर्बिटल मिलाएंगे, s p3 d2, z का वैल्यू 7 आया फॉर एग्जांपल तो कितना मिलाएंगे, s p3 d3, इस बात को हम बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखो क्या कर रहे हैं, बोलेंगे अगर हमको z निकालने का फॉर्मूला हम भूल गए, ये वाला जैसे हम निकालते थे हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम, अगर वो निकालने भूल जाते हैं बच्चा तो मेरे पास एक अगला और तरीका था, बोलो क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला, है ना, उससे हमको एग्जैक्ट पता चल जाएगा क्या होगा। दूसरी बात, यहाँ पे हमें अगर लोन पेयर निकालना है बेरिलियम के ऊपर है कि नहीं है, तो लोन पेयर भी निकालने का तरीका है, बोलेंगे सर यहाँ पे z का वैल्यू कितना आया 2, ठीक, और इसके अराउंड मतलब 2 का मतलब क्या हुआ कि कितना इसके अराउंड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, यानी कि z का मतलब क्या हुआ 2 आया तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, और साइड में जुड़ा हुआ क्या गो एटम है 2, तो 2 में 2 घटा दिए, फॉर एग्जांपल z का वैल्यू 2 है और साइड का एटम कितना है 2, तो बचा कितना 0, इसका मतलब लोन पेयर 0 है, यानी कि लोन पेयर का अगर हमें संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, z माइनस आउटसाइड एटम का संख्या, नंबर ऑफ आउटसाइड एटम, नंबर ऑफ आउटसाइड एटम, समझ में आ रहा है कहानी कि नहीं आ रहा है। अगर लोन पेयर निकालना किसी भी एटम के ऊपर तो z हम निकाल लिए सबसे पहले फॉर्मूला से, और उसमें क्या गो एटम साइड से जुड़ा है उसको घटा दिए, तो साइड से कितना जुड़ा हुआ है 2 ठो, तो 2 माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब बेरिलियम के ऊपर 0 लोन पेयर है, कहानी समझ में आ रहा है। तो अगर 0 लोन पेयर है तो इसका मतलब शेप और ज्योमेट्री हमारा सेम होगा, कहानी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी को अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बनाने का कोशिश करें बच्चों की, मतलब z बिना निकाले ये फॉर्मूला से निकाले तब भी कर सकते हैं, बोलो कैसे, हम बोलेंगे सर बेरिलियम और फ्लोरीन टोटल इलेक्ट्रॉन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते थे याद करो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालते थे, टोटल इलेक्ट्रॉन मेरा कितना, बेरिलियम के पास 2 होगा वैलेंस सेल में, फ्लोरीन के पास कितना 2 गुना 7 तो कितना हो गया 7 दूना 14 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन को हम लोग खर्च करते थे कैसे बच्चों, तो बोलेंगे सबसे पहले 2 बॉन्ड बनाते थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया 12 बचा, तो 12 को हम लोग इसके ऊपर ला के कैलकुलेट बैठा देते थे, तो फ्लोरीन का हमारा ऑक्टेट पूरा हो गया। बेरिलियम का ऑक्टेट या पूरा होता था, बोलेंगे BeF2 में ना बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता है बच्चों, क्यों, हमें मालूम है बेरिलियम बोरॉन ये सब 2 बॉन्ड, बोरॉन 3 बॉन्ड ही बनाता है, ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन था, तो ऐसे करके भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्या एक भी इलेक्ट्रॉन का पेयर बचा है, बोलेंगे नहीं, जो कि बेरिलियम के ऊपर हम डाल सकते हैं, इसका मतलब बेरिलियम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। अब यहाँ से अगर हमें z का वैल्यू निकालना है तो z का वैल्यू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है 2 और लोन पेयर इसके ऊपर है नहीं 0, तो z का वैल्यू अभी भी 2 आया, z का वैल्यू अगर 2 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है sp, ज्योमेट्री क्या होता है लीनियर, बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री, बोलो क्लियर हो गया बात कि नहीं हो गया सारा का सारा, वेरी गुड। चलो z बराबर 2 लिख लिया, 3 के ऊपर आते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी लेंगे, है ना, एग्जाम्पल भी लेंगे, या एक एग्जाम्पल BeF2 के बाद हम एक और लेके तुमको दिखाते हैं ना, आराम आराम से करते हैं, ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे तो कहानी क्लियर हो जाएगा। तो बोलेंगे एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं यहाँ पर, जैसे CO2 का एग्जाम्पल आ गया, ठीक, तो CO2 का ना सबसे पहले हम लोग ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वहाँ से हम काम करेंगे, ठीक है।
तो बोलेंगे स्ट्रक्चर अगर बन जाएगा तो उससे भी हम काम कर सकते हैं, या नहीं तो जेड निकाल के कर सकते हैं। तो चलो बोलो जेड वाला काम कर लेते हैं, ठीक। तो अगर जेड निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा जेड का मतलब कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के अराउंड है, वो बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर पता चल जाएगा। तो ध्यान से समझो। बोलेंगे सर जेड का मान कैसे निकालेंगे, बोलेंगे हाफ करेंगे, सेंट्रल एटम कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 तो 2,4, ठीक, प्लस क्या इसमें एक बात बताओ, जेड का वैल्यू ये जो 4 है उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल एटम के ऊपर, निगेटिव चार्ज है नहीं, तो अगर पॉजिटिव चार्ज आता तो जोड़ देते, नहीं है इसलिए 0 जोड़े, सॉरी निगेटिव चार्ज आता तो जोड़ देते क्योंकि निगेटिव चार्ज मतलब गेन किया, पॉजिटिव चार्ज आता तो माइनस कर देते, नहीं है इसलिए 0 लिख रहे हैं। और प्लस मोनोवैलेंट एटम कोई है, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन नहीं है तो 0। तो कितना आया, जेड का वैल्यू 4 आया, 4/2 करो तो कितना आया 2, यानी कि जेड का वैल्यू यहाँ बच्चों 2 आ रहा है। इसका मतलब समझते हो, कार्बन के अराउंड 2 एटम हमारा अरेंज होगा। बस समझ में आ रहा है, कार्बन के अराउंड कितना एटम अरेंज होगा, 2 एटम यहाँ पे अरेंज होगा। और जेड का वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। जेड का वैल्यू अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। ये अरेंज कैसे रहेगा बच्चों, तो बोलेंगे अरेंज रहेगा 180 डिग्री पर, समझ आ रहा है। sp हुआ, अरेंजमेंट कैसे रहेगा, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, और ज्योमेट्री कैसा होगा, लीनियर होगा। क्या लोन पेयर इसके ऊपर है बच्चों, लोन पेयर है इसके ऊपर, देख लेते हैं। तो बोलेंगे जेड लोन पेयर अगर हमें निकालना है तो जेड का वैल्यू कितना आया 2, और कितना एटम कार्बन से जुड़ा है 2, तो 2 - 2 0, इसका मतलब कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ज्योमेट्री और शेप दोनों हमारा सेम हो जाएगा। अगर लोन पेयर आ जाएगा तो बोलेंगे फिर शेप हमारा चेंज हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब देखो ध्यान से, ये वाला जो तरीका है ना बच्चों, जेड निकाल के 2 आया, तो यहाँ से ना एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम इसका नहीं बना सकते हैं। शेप और ज्योमेट्री तो बता दिए, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे कि यहाँ कितना डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो उसके लिए ना हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर को एक बार अप्लाई करते हैं, जो कि बच्चे आप सीख चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में हम डाले हैं। उसको यहाँ शॉर्टकट लगाते हैं और तुरंत इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाते हैं कि क्या आने वाला है। ध्यान ये रखना है कि सेंट्रल एटम के अराउंड अगर 2 एटम है तो ज्योमेट्री उसका लीनियर बोलना है, ठीक है। तो चलो CO2 को हम लोग देखते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वैलेंस शेल का। तो कार्बन के पास कितना होता है 4, ऑक्सीजन 2 ठो है, प्रत्येक के पास कितना होता है बोलो, तो बोलेंगे 6 होता है ना। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, 2,6, तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 दूना 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। 16 इलेक्ट्रॉन को हमें यूज़ करना है। बोलेंगे कार्बन और ऑक्सीजन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए तो कितना खर्च हो गया, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो बचा कितना 12। इस 12 एटम इलेक्ट्रॉन का यूज़ हम लोग कैसे करते थे, बोलेंगे बाहर वाले एटम का ऑक्टेट पूरा करते थे, कर दिए। करने के दौरान क्या हो गया, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया 12, ठीक है। तो क्या इससे ऑक्सीजन को कोई नुकसान है, बोलेंगे नहीं, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। लेकिन कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ है क्या बच्चों, हम बोलेंगे नहीं। तो हम लोग करते क्या थे, इस लोन पेयर को घुमा देते थे बॉन्ड पेयर में, याद करो, क्योंकि हम सेंट्रल एटम का हम लोग जानते हैं ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो जैसे इसको घुमाते थे तो ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता था। ऐसे करने से ऑक्सीजन को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार्बन का ना क्या पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये CO2 का ना मेरा परफेक्ट स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। अब यहाँ पे जेड निकालो, जेड का मतलब कितना बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम है, ठीक। तो जेड का निकालने का दूसरा तरीका, एक तो फॉर्मूला निकाले ही थे, दूसरा होता है कितना सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर। तो इसको मानते हैं सिग्मा, ये पाई होता है, हम जानते हैं ये सिग्मा ये पाई होता है। तो सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना है 2। लोन पेयर है कार्बन के ऊपर, नहीं, हम जानते हैं लोन पेयर है ही नहीं, क्योंकि लोन पेयर रहता तो हमको दिखता है स्ट्रक्चर में, नहीं है। तो जेड का वैल्यू कितना हो गया 2। अब जेड का वैल्यू जैसे 2 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया sp। ध्यान रखना, जेड का वैल्यू 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp, और sp हुआ तो ज्योमेट्री लीनियर। ज्योमेट्री क्या हो गया बच्चों, बोलो लीनियर। और चूंकि लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री, ये क्या लिख रहे हैं, ज्योमेट्री लिख रहा है, और बगल में क्या लिखेंगे, शेप लिखेंगे। तो ज्योमेट्री और शेप हमारा एक समान होता है अगर हमारा लोन पेयर नहीं होता है। तो कहानी क्लियर हुआ। देखो जेड बराबर 2 के ऊपर ही है हम लोग बच्चों, अभी जेड बराबर 3 4 5 6 7 तक हमें चलना है। टोटल कहानी क्लियर हो जाएगा, एक लेक्चर में तो नहीं होगा, ज़्यादा करेंगे। तो चलो चूंकि स्पीड अब बढ़ेगा ना तो हम लोग बढ़ा लेंगे स्पीड को, ठीक है। चलो जेड बराबर 2 हम लोग लिख लिए। अब आते हैं जेड बराबर किसके ऊपर बच्चों, 3 के ऊपर, ठीक है। जेड बराबर 3 के ऊपर एक काम करते हैं, इस कॉलम में ना हाइब्रिडाइजेशन का भी कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, उसके बगल में क्या लिखते हैं यहाँ पर, अरेंजमेंट, किस प्रकार से ये अरेंज रहेगा एटम, उसके बगल में लिख लेते हैं ज्योमेट्री, उसके बगल में लिख लेते हैं क्या, शेप, और लास्ट में लिख लेते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। बोलो क्लियर है ना, हाइब्रिडाइजेशन। एक मिनट इंक डाल देते हैं बच्चों थोड़ा सा।
अब देखो हम कितने नंबर पे जा रहे हैं बच्चों, तो बोलेंगे सर हम लोग जा रहे हैं सेकंड नंबर। जेड का मान इस बार 3 ले रहे हैं, ये सेकंड नंबर है, ठीक है। जेड का मान इतना ले रहे हैं 3। जेड का मतलब हो गया कि कितना यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है, ठीक है। कितना बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है उसी के सम को हम लोग जेड मानते हैं, ठीक है। तो चलो पहला केस ऐसा बना रहे हैं कि तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर क्या है, 0 है। तो इसका मतलब अरेंजमेंट कैसा रहेगा, एक एटम बी रहेगा, दूसरा एटम यहाँ रहेगा, तीसरा एटम। तो सारा का सारा बॉन्ड पेयर का मतलब समझे, एक भी लोन पेयर नहीं है, सारा का सारा बॉन्डेड एटम्स है, ठीक। तो बोलेंगे अरेंजमेंट ऐसा दिखेगा। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा, बोलेंगे सर अगर इसको एक ट्रायंगल के रूप में बनाया जाए तो 360 डिग्री को 3 हिस्सा में बांट दो तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री ये, 120 डिग्री ये, देखो 120 लिखे और 120 डिग्री ये वाला, ठीक। अब ध्यान से समझना, जेड का वैल्यू 3 है ना, तो ज्योमेट्री इसके लिए हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल प्लानर। इसको ध्यान रखना है बच्चों, देखो ध्यान से, इसका नाम है तो नाम ध्यान ही रखना पड़ेगा। एक मिनट हम थोड़ा वीडियो में चेक कर लेते हैं क्वालिटी को, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन लिखे हैं, अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो वापस से लिख देते हैं। यहाँ क्या लिख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, इंक थोड़ा सा कम था। अब सुनो, इस बात को ना ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि सेंट्रल एटम के अराउंड अगर 2 एटम रहेगा तो लीनियर बोलेंगे। सेंट्रल एटम के अराउंड अगर 3 एटम चला जाएगा तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पे वो अरेंजमेंट रहेगा, उसका ज्योमेट्री होगा ट्रायंगुलर प्लानर। क्लियर है, इसको याद रखना है क्योंकि इसके बिना काम नहीं बनेगा, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, याद ही रखा जाता है इसको, पहला केस। अब चूंकि इसके पास 3 0 का केस बना रहे हैं, मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है हमारा ना, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप और ज्योमेट्री हमारा सेम हो जाता है, ठीक। अगर लोन पेयर आएगा तो शेप बदल जाएगा, कि जैसे लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को धक्का मारेगा, वो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो वो डिस्टोर्ट हो जाएगा, शेप हमारा थोड़ा सा भिन्न हो जाएगा, है ना, बदल जाएगा, तो वहाँ पे डिस्टोर्टेड शेप हो जाएगा, इसलिए उसका शेप वहाँ पे बदल जाता है। लेकिन ज्योमेट्री हमारा सेम रहेगा, ज्योमेट्री में कोई बदलाव नहीं होता है। क्या बदल जाता है, शेप बदल जाता है। तो ट्रायंगुलर प्लानर ये होगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, जेड बराबर 3 है, तो 3 का मतलब कितना, 3 ऑर्बिटल को हम मिलाएंगे, किसको किसको, एस को और 2 पी को, क्लियर। तो sp2 हो जाएगा, क्लियर है। अब ऐसा भी तो हम केस बना सकते हैं ना कि बोलेंगे सर 3 बॉन्ड पेयर में क्या हो जाएगा, ये 3 में 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, क्लियर है, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, समझना बात को। इसका एक एग्जाम्पल भी अभी हम करके दिखाएंगे, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ऐसा केस हम बना लेंगे। तो देखो वहाँ पे दिखेगा कैसा, जैसे 2 बॉन्ड पेयर तो है लेकिन 1 लोन पेयर बढ़ जाएगा। तो क्या, अब एक बात बताओ कि अब लोन पेयर आया ना, हम जानते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा था, पहले तो सारा का सारा बॉन्ड था ना, तो एंगल तो सब बराबर में एडजस्ट करेगा ना, कोई किसी को ज़्यादा धक्का मारेगा क्योंकि सबका रिपल्सन एक समान। लेकिन जैसे लोन पेयर आ गया तो ये तो धक्का ज़्यादा मारेगा ना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 120 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा। देखो एंगल है मान लो थीटा, वो 120 से बढ़ गया, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 120 से मेरा कम। देखो थीटा लेस देन 120 लिखे, समझना बात को, थीटा यहाँ पे लेस देन 120, 120 से कम। ये जो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच का एंगल है वो 120 से घट गया, और ये वाला थीटा 120 से बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर ज़्यादा धक्का मारेगा, तो ये जो शेप है ना ये बदल जाएगा। तो ज्योमेट्री ध्यान से सुनो, ज्योमेट्री में कोई बदलाव नहीं होगा, ज्योमेट्री अभी भी ट्रायगोनल प्लानर ही रहेगा बच्चों, क्योंकि ज्योमेट्री काउंट करता है कितना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम है, टोटल को ज्योमेट्री काउंट करता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम। तो ज्योमेट्री के लिए तो जेड का वैल्यू 3 है, ज्योमेट्री के लिए जेड का वैल्यू अभी भी 3 है, तो बोलेंगे वही रहेगा ट्रायंगुलर प्लानर, ट्रायंगुलर प्लानर। शेप बदल जाएगा, शेप इसका बदल के क्या हो जाता है बच्चों, इसको हम लोग बोल देते हैं भी शेप बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, भी शेप बोल देते हैं, या बेंट भी बोल देते हैं, क्लियर है, या बेंट भी बोल देते हैं। स्पष्ट रहेगा नहीं, भी शेप या इसको बेंट भी बोल देते हैं। बेंट हो गया थोड़ा सा, क्लियर है, शेप बदल गया, क्योंकि शेप में ना सिर्फ हम लोग बॉन्ड को देखते हैं, इसको भूल जाना है ना, अब लोन पेयर को भूल जाना, ठीक है, लोन पेयर को भूलेंगे तो सिर्फ इसको देखना। अब चूंकि ये तुम्हारा क्या हुआ, पहले से थोड़ा कम हो गया एंगल ना, 120 से कम हो गया ना, तो अब वाइट नहीं रहेगा, ट्रायंगुलर प्लानर जैसा था वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर है तो बोलेंगे यहाँ पे क्या डिस्टोर्ट हुआ है क्या हमारा शेप, बोलेंगे नहीं, तो जो ये था वही यहाँ था। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे रिपल्सन की वजह से बॉन्ड और बॉन्ड में एंगल घट गया है, इसलिए हमारा शेप बदल जाएगा। यानी क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी sp2 ही रहेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जेड के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर है। इसको नोट करना है बच्चों, इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, 3 वाला, तब वहाँ से क्लियर होगा। 3 को सिखाने मेरे पास 2 तरीका, चाहे तो ज्योमेट्री बना लेंगे या नहीं तो तुम क्या कर लोगे, जेड का वैल्यू निकाल लोगे। दोनों तरीके से हम इसके शेप और
ज्योमेट्री को बता सकते हैं। आज और कल एक लेक्चर और इसमें बनाएंगे बच्चों, जिसमें हम z बराबर 7 तक चले जाएंगे। उसके बाद एक ऐसा लेक्चर बनाएंगे जिसमें सिर्फ एग्जांपल्स लेंगे, फटाफट उसमें ढेर सारा सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसको पहले नोट करो सही बच्चे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ था ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसको बनाएंगे ये बार बार। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे z बराबर 3 के लिए, जैसे BF3, ये एक एग्जाम्पल तुमको दे दिया जाएगा, पूछेगा इसका हाइब्रिडेशन बताओ, ज्योमेट्री बताओ, शेप बताओ, ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना हुआ ये बताया जाएगा तुमसे, ठीक। तो देखो ध्यान से, अगर हम ज्योमेट्री बनाते हैं तो ज्योमेट्री हम तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सॉरी, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते थे, याद है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन निकालते थे। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 2,3, तो इसके पास कितना वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है? 3। फ्लोरीन 3 ठो है और हर के पास वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7, 2,7, 9 लिखते हैं, 3 से 7 कितना होगा? 24 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो 7 21 और 3 24, 24 इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है बच्चों? खर्च करना है। तो खर्च करते हैं, पहले देखो, पहले अपना नॉर्मल बनाते हैं, बना लिए, कितना खर्च हो गया? तो बोलेंगे सर 6 खर्च हो गया, बचा कितना? 18 को लाके यहाँ पे डाल दिया। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन तो मेरा खर्च हो गया, तो क्या बोरॉन के ऊपर कोई लोन पेयर आ पाएगा? बोलेंगे नहीं। तो यहाँ से हमको ये बात पता चल गया कि सर बोरॉन के ऊपर लोन पेयर नहीं होता है BF3 में। और ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट भी होता है, कंपाउंड भी होता है। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल भी, इसलिए इसको हम लोग लुईस एसिड भी बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सब। ये हमारा क्या है? लुईस एसिड भी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये हमारे ऑक्टेट रूल को भी फॉलो नहीं करता, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल के अंतर्गत ये एग्जांपल आता है। यहाँ पे बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, फिर भी स्टेबल मॉलिक्यूल। खैर हटा, हमारा वहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें क्या पता चला कि इसके पास 3 बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है। कहानी क्लियर है? एक भी लोन पेयर नहीं है, ठीक। तो 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर के लिए हम अभी क्या पढ़े थे कि अगर 3 बॉन्ड पेयर रहेगा सारा का सारा और लोन पेयर नहीं रहेगा, तो ये अपने आप को 3 डायमेंशन में कैसे अरेंज करेगा? बोलेंगे सर इस प्रकार से अरेंज करेगा कि तीनों फ्लोरीन हमारा एक ही प्लेन पर होगा। ये हमारा जो बॉन्ड एंगल है सारा का सारा 120 होगा, 120 होगा और 120 होगा। ज्योमेट्री इसका कैसा होगा? तो बोलेंगे सर अभी सीखे थे, इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लानर। प्लानर का मतलब क्या हो गया? सभी का सभी एटम एक ही प्लेन पर है। ट्रायगोनल का मतलब होता है, ये शब्द आया ट्रायंगुलर से। किससे आया? ट्रायंगुलर से। मतलब एक ट्रायंगल की तरह एक प्लेन है, ट्रायंगल है वो एक प्लेन में है, और ट्रायंगल हमें मालूम है प्लेन में ही होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रायगोनल प्लानर। क्या बोरॉन के ऊपर एक भी लोन पेयर है? तो देखो लोन पेयर ना हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ही समझ जाते हैं बच्चों। 18 इलेक्ट्रॉन खर्च करना था, ये तो हम लोग सीखे थे, बाहर वाले एटम के ऊपर 18 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो बोरॉन के ऊपर तो 0 लोन पेयर है, तो लोन पेयर नहीं रहेगा। तो बोलेंगे चूंकि लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप हमारा सेम रहेगा। सॉरी, अगर चूंकि लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये क्या लिखे हैं? ज्योमेट्री लिखे हैं हम लोग। क्या लिखे हैं? ये ट्रायंगुलर प्लानर ज्योमेट्री लिखे हैं। तो शेप क्या होगा? शेप भी हमारा इस बार सेम होगा ट्रायंगुलर प्लानर, क्योंकि लोन पेयर हमारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है। तो बनेगा कैसे? ये बनेगा नहीं, ये तो जब ये बनाए थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे, है ना। बनता एक्चुअली में ये ऐसा, इसका ज्योमेट्री ऐसा होगा, शेप भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। कहानी क्लियर हो रहा है? इसको अगर आप ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने नहीं आता है बच्चों इस प्रकार से टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल के, तब तो इसका दूसरा तरीका हम बता देते हैं। जेड निकालो। जेड अगर 3 आएगा तो फिर उसके लिए याद रखना है सब कुछ। तो बोलेंगे जेड कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे सर जेड निकालने का तरीका हाफ करेंगे। इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? तो बोलेंगे वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कुछ है नहीं तो 0, और 3 मोनोवैलेंट एटम है, तो कितना हो गया? 3 3 6/2, तो 3 हो गया। जेड का मान जैसे 3 आया, इसका मतलब हम क्या समझ जाएंगे कि जो बोरॉन है उसके अराउंड 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जेड का मान यही होता है, कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें अगर लोन पेयर पता करना है, लोन पेयर है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे लोन पेयर का संख्या? तो बोलेंगे जेड माइनस आउटसाइड एटम क्या है? 3 को फ्लोरीन जुड़ा है ना। जेड का मतलब 3 आया, मतलब 3 को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के अराउंड, और तीनों से 3 एटम जुड़ा है, तो लोन पेयर कितना हो गया? 0। इसका मतलब बोरॉन के पास एक भी लोन पेयर हमारा नहीं है। अब लोन पेयर बोरॉन में नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री सेम होगा। ज्योमेट्री क्या होगा? तो बोलेंगे अभी सीखे ट्रायगोनल प्लानर, 120 डिग्री इसके बीच का एंगल होगा। कहानी क्लियर है? ठीक। चलो नेक्स्ट एग्जांपल इसी के ऊपर हम करके देखते हैं ना। कौन सा? तो बोलेंगे सर एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें 3 बॉन्ड बना रहा होगा। एक SO3 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। किसका एग्जांपल ले लेते हैं? SO3। तो SO3 का हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर खटखट बना लेते हैं एकदम। टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है,
3, ऑक्सीजन में भी 6 होता है। ये सब चीज़ हम पिछले लेक्चर में बताएं, इसलिए हम थोड़ा स्पीड करेंगे। 24 इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास है, तो 24 इलेक्ट्रॉन को खर्च कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सेंट्रल एटम सल्फर से 3 एटम को जोड़ देते हैं। जैसे जोड़ेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 खर्च हो गया, तो बचा कितना 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन को ला करके हम यहाँ पर अरेंज कर दिए, ठीक, खत्म हो गया। तो सल्फर के ऊपर क्या लोन पेयर होगा, बोलेंगे नहीं सर। यहाँ से हमें ये पता चल गया सर सल्फर के ऊपर लोन पेयर नहीं होगा। क्या ये स्ट्रक्चर मेरा 100% सही है, तो बोलेंगे याद करो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब हम बनाते थे तो वहाँ पे हमें एक बात का पता चलता था कि ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता नहीं है और सल्फर क्या बॉन्ड बना सकता है, तो बोलेंगे सर 2, 4 या 6। तो ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड तो सल्फर बनाता नहीं है। तो याद करो यहाँ पे हम लोग सीखे थे इस लोन पेयर को इधर मोड़ेंगे, इस लोन पेयर को इधर मोड़ेंगे और इस लोन पेयर को इधर मोड़ेंगे, यानी कि टोटल हमारा 3, इसको मोड़ेंगे यहाँ 3 और यहाँ, यानी कि सल्फर का कितना बॉन्ड बन गया है, डबल 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 सब जगह बॉन्ड बन गया। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग सीखे थे, अभी उतना डिटेल वहाँ नहीं जाएंगे, बस ये इसका SO3 का स्ट्रक्चर है। अब बोलेंगे सर SO3 का स्ट्रक्चर ये एक्चुअली में क्या इसी प्रकार अरेंज रहेगा, 2 एटम 180 पे 1 90 पे इसके साथ, बोलेंगे नहीं सर, इसमें चूंकि Z का वैल्यू 3 आया ना, Z का वैल्यू कितना है बच्चों, 3 एटम जुड़ा है, तो बोलेंगे Z का वैल्यू चूंकि 3 है तो कैसे अरेंज रहेगा, अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करेगा ताकि 3 डायमेंशन में इसके बीच का एंगल कितना हो जाए, 120 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 डायमेंशन में इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। देखो सल्फर एटम के अराउंड 3 एटम है। एक बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड को ना सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे जब हम ज्योमेट्री बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। डबल बॉन्ड को ऐसा नहीं माना सर डबल बॉन्ड है तो कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मान लो, तो सिंगल बॉन्ड मानोगे तो इसका मतलब इसके अराउंड कितना एटम है, 3। तो क्या ये 180 पे ऐसे अरेंज रहेगा और बोलेंगे ये 90 पे, बोलेंगे नहीं यहाँ तो रिपल्सन होगा इस दोनों के बीच, तो जैसे ये इसको नीचे वाला ऑक्सीजन धक्का मारेगा तो ये फैल जाएगा, तो इसका मतलब अरेंजमेंट इस प्रकार से होगा। और अगर अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके ज्योमेट्री को ट्राइगोनल प्लानर। ठीक, क्या लोन पेयर है सल्फर के ऊपर, हम जानते हैं लोन पेयर, इधर इलेक्ट्रॉन सारा खर्च हो गया तो लोन पेयर है नहीं, तो लोन पेयर अगर नहीं रहेगा तो बोलेंगे ज्योमेट्री और शेप हमारा सेम होगा। इसका मतलब ज्योमेट्री बोलो या शेप बोलो, SO3 के केस में हमारा क्या है बोलो बच्चों, सेम है। क्या है, सेम है। ट्रायंगुलर प्लानर ही तुम्हारा ज्योमेट्री भी है, शेप भी है, क्योंकि शेप सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखता है, लोन पेयर तो होता नहीं है ना। और चूंकि इस बार लोन पेयर नहीं है, सारा का सारा बॉन्ड पेयर ही है, तो शेप और ज्योमेट्री हमारा सेम। ध्यान रखना है, अगर लोन पेयर नहीं है तो शेप ज्योमेट्री सेम, अगर लोन पेयर आ जाता है तो शेप फिर हमारा चेंज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में डिस्टोर्शन प्रोड्यूस होता है। क्लियर है। चलो एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, देखते हैं वहाँ लोन पेयर आएगा तब क्या काम करते हैं। इसका ना जेड निकाल के एक बार हम तुमको समझा देते हैं कि जेड निकाल के सर इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो चलो ये ज्योमेट्री के हिसाब से तो कर लिए, अगर जेड निकालना तो जेड के हिसाब से कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर जेड निकाल लेते हैं। जेड का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला हाफ, सेंटर एटम सल्फर है तो कितना होगा 6, एक भी चार्ज नहीं है तो 0 0, और मोनोवैलेंट एटम नहीं, ऑक्सीजन तो डाईवैलेंट एटम है ना, मतलब इसका वैलेंसी 2 होता है, तो बोलेंगे 0, तो कितना आया 3। जेड का मतलब 3 आया, इसका मतलब सेंटर एटम सल्फर के अराउंड 3 हमारा ऑक्सीजन का पेयर प्रेजेंट है। तो अगर 3 प्रेजेंट है और देख लो लोन पेयर है कि नहीं है, तो लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या था, लोन जेड है यहाँ पे और जेड में से घटा दो कितना, सल्फर के अराउंड कितना एटम है, 3 एटम, तो लोन पेयर 0, एकदम पता चल गया। लोन पेयर है ही नहीं तो ज्योमेट्री शेप हमारा शेप यानी कि ट्रायंगुलर प्लानर ही आएगा। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है। ऐसे भी करके हम लोग तुरंत स्पीड में बना सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, SO2 का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, SO2 का एग्जाम्पल लेते हैं, SO2। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम लोग एक ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, सल्फर के पास 6 वैलेंस वाला और ऑक्सीजन के पास 2 × 6 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन टोटल है हमारे पास। 18 इलेक्ट्रॉन को ना अरेंज करेंगे कैसे, बोलेंगे 2 सिंगल बॉन्ड को हम जोड़ लेते हैं, तो कितना खर्च हो गया 4 खर्च हुआ तो बचा कितना 14 को बांटेंगे कैसे 6 करके बांट दिए, तो 6 12 खर्च हुआ तो एक सल्फर के पास भी लोन पेयर चला गया। क्या स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट है, तो बोलेंगे स्ट्रक्चर में हम सीखे थे सर कि ऑक्सीजन एक बॉन्ड तो बनाता नहीं है और सल्फर को अगर मौका मिले तो 2 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। तो ये सब चीज़ हम लोग सीखे थे, इसलिए दोबारा हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इस लोन पेयर को यहाँ से घुमाए तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया और यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया। समझ में आया कहानी कि नहीं आया। तो SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो क्या इस बार बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, बोलेंगे नहीं सर, अगर देखा जाए ना तो जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है। जेड का वैल्यू बच्चों क्या है 3 है। कैसे निकालते हैं जेड का वैल्यू, 2 तरीका, चाहे तो फॉर्मूला याद रखो या अदरवाइज ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ LP लोन पेयर। क्लियर है, ये भी जेड निकालने का तरीका है।
तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ क्या है बोलो, तो बोलेंगे इसको सिग्मा बोलेंगे तो इसको पाई, इसको सिग्मा बोलेंगे तो पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। तो सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना है, 2 ठो, एक लोन पेयर है, तो जेड का वैल्यू 3 आया ना जी। इसका मतलब 3 पेयर है इसके अराउंड। जब भी 3 पेयर रहता है तो वो कैसे अरेंज होता है बोलो बच्चों, 3 पेयर रहेगा तो वो अरेंज इस प्रकार से होगा, एक लोन पेयर। बॉन्ड एंगल कितना 120, 120 और 120, समझ में आया। तो क्या ये सही बना है, बोलेंगे सर सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। बोलो बच्चों क्या, अब एक लोन पेयर है, देखो SO3 में ना लोन पेयर नहीं था, या BF3 के केस में लोन पेयर नहीं था, सारा का सारा एंगल कितना था 120 डिग्री। लेकिन चूंकि लोन पेयर आ गया है ना, तो ये एंगल अब थीटा 120 से हमारा बढ़ जाएगा, ये भी एंगल थीटा 120 से हमारा बढ़ जाएगा। कहानी क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये वाला एंगल ध्यान समझो, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल, ये भी हमारा थीटा 120 से बढ़ जाएगा, और ये वाला जो एंगल है थीटा 120 से घट जाएगा। तो इसमें 119.5 डिग्री का अप्रॉक्स आता है, बहुत ज़्यादा नहीं घटता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एंगल 120 से हमारा क्या हो गया बच्चों बोलो, घट गया। ठीक है, तो ध्यान समझो, ये था हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बना, लेकिन एक्चुअली में इसका ज्योमेट्री ऐसे बनेगा। अब सुनो, जैसे जेड का वैल्यू 3 आया है, इसमें चेक कर लो कि लोन पेयर है कि नहीं है। जेड का वैल्यू से भी हम चेक कर सकते हैं, जेड निकालेंगे तो बताएंगे। तो बोलेंगे देखो अब चूंकि लोन पेयर यहाँ पे आ गया है, तो बोलेंगे अब ज्योमेट्री तो हमारा वही रहेगा। ज्योमेट्री बच्चों वही रहता है, क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री में तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री तो हमको टोटल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को मानता है। लेकिन जैसे अब शेप निकालने के बात पे आएंगे बच्चों, शेप निकालने की बात आएंगे, तो शेप अब ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि शेप अब बदल जाएगा। ये लोन पेयर ना धक्का मारेगा ज़्यादा, तो शेप अब डिस्टोर्ट हो जाएगा। तो वैसे शेप को हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, बेंट बोलते थे, या भी शेप भी बोलते थे। यानी कि SO2 में ये एंगल चूंकि 120 से घट गया, तो इसको अब हम लोग क्या शेप बोलेंगे, भी शेप। तो याद रखना है बच्चों, देखो हम 2 ही अभी करा है, Z = 2 और Z = 3। 2 के लिए लीनियर, 3 पे जैसे आएंगे तो उसके लिए ट्रायंगुलर प्लेनर भी होगा, या बेंट या भी शेप होगा। अगर लोन पेयर आ जाएगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, भी या बेंट बोलेंगे, ज्योमेट्री वही का वही रहेगा दोनों में। क्लियर है, चलो इसको जेड जो फॉर्मूला था ना, ऐसे वाला नहीं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिए तब नहीं, हम जेड डायरेक्ट निकाल के अगर बताना चाहें तो कैसे बताएंगे, तो एक बार करते हैं उसको भी। जेड का वैल्यू हम निकालें हाफ फॉर्मूला से। SO2 में बोलो सेंट्रल एटम सल्फर है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर 0 0, और मोनोवैलेंट एटम है नहीं, तो जेड का वैल्यू कितना आया 3। ठीक, जेड का वैल्यू 3 आया। लोन पेयर निकाल लो, लोन पेयर का कैसे निकालते हैं, तो जेड का मान 3 है, माइनस क्या गो एटम से जुड़ा है, 2 एटम से 2 लोन पेयर 1 आएगा। इसका मतलब सल्फर के पास इस बार एक लोन पेयर है। क्लियर है, सल्फर के पास क्या है बच्चों बोलो, एक लोन पेयर है, और अगला 2 ठो एटम होगा। तो अब हमको जेड का वैल्यू तो 3 ना आया, जेड का वैल्यू 3 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होवे करेगा। बात को समझो, हाइब्रिडाइजेशन जेड पे ऊपर डिपेंड करता है। हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका मतलब एक s का ऑर्बिटल है, 2 p का ऑर्बिटल है, दोनों मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, जिसका मतलब sp2। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर का जो लोन पेयर है वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 में रहा होगा, और सल्फर जो अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 में रहा होगा, जो कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में सीखे थे। क्लियर है, तो यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि ज्योमेट्री तो इसका ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, लेकिन शेप इसका चेंज हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा बच्चों, चूंकि ये एंगल इस पे ज़्यादा रिपल्सन मारेगा, ये लोन पेयर, तो ये घट जाएगा 120 से, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेंट या भी शेप। कहानी क्लियर है बच्चों। चलो जेड = 4 पे आते हैं हम लोग, और उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे। 5, 6, 7 वाला हम लोग कल सीखेंगे। ठीक है, तो जेड = 4 को हम लोग देख लेते हैं तुरंत। जेड = 4 में याद है बच्चों, अभी शुरुआत जब किए थे ना, वहीं से किए थे, मीथेन वाला केस, एमोनिया वाला केस और वाटर वाला केस। तो फिर से एक बार उसको हम लोग यहाँ पे दोहराते हैं। पहला किए लीनियर, दूसरा किए ट्रायंगुलर प्लेनर, और तीसरा आ रहे हैं यहाँ जेड = 4। ठीक है, तो 4 में देखो बच्चों क्या हो रहा है। 4 में पहला केस हम क्या कर रहे हैं ना, 4 मतलब ये देखो ध्यान से, जेड है ना बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दोनों को ले रहे हैं। तो पहला किए 4 + 0, यानी कि एक भी हमारा लोन पेयर नहीं है। तो वहाँ पे अरेंजमेंट कैसे होगा, ये B है, ये B है, ये B है, और यहाँ B है। अब समझना, तुमको लगेगा सर ये तो एंगल 90 से कम हो गया, बोलेंगे एक्चुअली में देखो ध्यान से, ये 3D का स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड लाइन बता रहा है कि B हमारे तरफ है, और ये डैश लाइन बता रहा है तुमको कि ये B जो है उस रूम में है, ऐसा समझना। ठीक, कहानी क्लियर हो रहा है। तो बोलेंगे यहाँ पे एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल
5 डिग्री। सभी का सभी देखो जितना भी एंगल यहाँ पे सारा का सारा 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। ये सब चीज़ हम शुरुआत किए थे तभी बताए थे। 109.5 डिग्री सारा का सारा एंगल है यहाँ पे। क्लियर है? क्योंकि सारा का सारा बॉन्ड है ना जी, इस बार ये भी बॉन्डे है। ये डैश लाइन बताता है कि ये बी एटम हमसे दूर है, उस रूम में है। ठीक, तो ये समझो सारा का सारा बॉन्ड है ना, तो क्या कोई किसी पे ज़्यादा रिपल्सन लगा पाएगा? बोलेंगे नहीं, सारा का सारा रिपल्सन सेम होगा, इसलिए बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। तो ज्योमेट्री इसके लिए एकदम प्री डिफाइंड है, टेट्राहेड्रल। इसको याद रखेंगे, ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल। और चूंकि इस बार लोन पेयर नहीं है तो शेप भी हमारा टेट्राहेड्रल। क्लियर है? टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो जेड का वैल्यू 4 है ना, तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आता है हमारा sp3। एग्जाम्पल के लिए याद रखो CH4 हो जाएगा, SiF4 ETC। ये सब इसका एग्जाम्पल है, करके भी देखेंगे। ठीक, क्लियर है कहानी? चलो अब एक काम करते हैं कि सर मेरे पास अगर 3 बॉन्ड पेयर आ जाए, 1 लोन पेयर आ जाए, तब क्या करेंगे? 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम है, 1 लोन पेयर। लोन पेयर को हम लोग ऐसे हमेशा दिखा देते हैं। ठीक, और 3 क्या है यहाँ पर बोलो? बोलेंगे सर बॉन्ड पेयर है। ये एक एटम सॉलिड लाइन बता रहा है कि ये मेरे तरफ है, और एक डैश लाइन बता रहा है कि ये हमसे दूर है। क्लियर है? तो अब जैसे लोन पेयर आया बच्चों, तो क्या ये एंगल अब 109.5 ही रहेगा? बोलेंगे नहीं सर, ये थीटा जो है बढ़ जाएगा 109.5 डिग्री से, ये भी थीटा बढ़ जाएगा 109.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम पहले ही सीख चुके हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है विथ रेस्पेक्ट टू बॉन्ड और बॉन्ड के बीच का रिपल्सन। क्लियर है? तो ये एंगल बढ़ गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? बोलेंगे थीटा घट जाएगा 109.5 डिग्री से। क्लियर है? थीटा क्या हो जाएगा? 109.5 डिग्री से घट जाएगा, ये भी घट जाएगा। तो अब देखो ज्योमेट्री तो मेरा वही रहेगा, टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप अब चेंज हो जाएगा। शेप जो है ना चेंज हो जाएगा। शेप में हम लोग लोन पेयर को देखेंगे नहीं, शेप देखते समय सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखते हैं। ध्यान रखो, ज्योमेट्री में ना लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को देखते हैं, और शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखते हैं, लोन पेयर को भूल जाते हैं। और चूंकि अब हमारा शेप सेम नहीं रह पाएगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर की वजह से इतना ज़्यादा रिपल्सन यहाँ प्रोड्यूस हुआ है कि शेप हमारा जो डिस्टोर्ट हो गया। जो ज्योमेट्री था उसमें थोड़ा सा डिस्टोर्शन आ गया, तो शेप हमारा चेंज होकर क्या हो जाता है बच्चों? PYRAMIDL, पिरामिडल। एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे? एमोनिया। ठीक है, पिरामिडल इसका एग्जाम्पल होता है। समझ में आ रहा है कहानी? पिरामिडल इसका एग्जाम्पल होता है। शेप, सॉरी एग्जाम्पल एमोनिया होता है, पिरामिडल इसका शेप होता है। ज्योमेट्री हमारा टेट्राहेड्रल ही रहेगा। अभी तीनों एग्जाम्पल को करके दिखाते हैं। ठीक है, चलो अगला हम कहते हैं अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आ जाए, ऐसा भी हो जाए, तो इसको नोट करो, यहीं पर हम लिखेंगे मिथेन। ये वाला रहने देते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको लिख लो पहले। ठीक, अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम एक काम और भी कर सकते हैं बच्चों, कि हमारा बॉन्ड पेयर तो 2 ही है। ठीक है, बॉन्ड पेयर तो हमारा क्या है बच्चों? बोलो, सॉरी फिर से बोलते हैं, 4 में बॉन्ड पेयर 2 हो गया, लोन पेयर भी 2 कर दिए। इसका मतलब समझो क्या होगा? ए है, लोन पेयर 2 ठो हो गया, और बॉन्ड पेयर मेरे पास कितना है? तो कुछ नहीं किए, बात को समझना थोड़ा सा। बोलेंगे यहाँ जो एटम था ना, अब ये एटम हटके यहाँ पे लोन पेयर बचा है। ये एटम बी के साथ बॉन्ड बनाया था ना, मतलब बॉन्डिंग नहीं है। ठीक, तो अब तुम ही बताओ बच्चों कि पहले 109.5 डिग्री था ना, अब लोन पेयर के बीच का रिपल्सन तो और बढ़ जाएगा ना, तो ये एंगल थीटा 109.5 डिग्री से बढ़ जाएगा। ये एंगल रिपल्सन ज़्यादा मारेगा, तो ये एंगल बोलो अब थीटा, जो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच का एंगल था ये थीटा, क्या 109.5 डिग्री रह पाएगा? तो बोलेंगे नहीं सर, ये जो एंगल है देखो यहाँ बना रहे, ये एंगल थीटा 109.5 डिग्री से कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लोन पेयर के बीच का रिपल्सन इतना ज़्यादा हुआ कि ये इसको डिस्टोर्ट किया, मतलब एकदम झुका दिया, तो यहाँ के बीच का एंगल हमारा घट जाएगा। तो ज्योमेट्री तो हमारा वही टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या हो जाएगा बच्चों? तो बोलेंगे शेप अब चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बॉन्ड देखो, अब बॉन्ड हमारा और क्लोज आ चुका है। पहले बॉन्ड सबके बीच का एंगल सेम था, अगर सारा का सारा बॉन्ड पेयर होता तो शेप भी हमारा टेट्राहेड्रल ही कहलाता। क्लियर है? शेप भी टेट्राहेड्रल ही कहलाता है, लेकिन चूंकि रिपल्सन ज़्यादा था तो डिस्टोर्शन हो गया, तो शेप अब हमारा क्या हो जाता है? इसको भी शेप कहेंगे, या बेंट भी कह सकते हैं, या एंगुलर भी कह सकते हैं। तो वही 3 वाला केस जो था ना, 3 में जब 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आया था, वहाँ भी हम लोग भी शेप कहे थे ना, तो उसी प्रकार 4 वाले में भी यही केस होता है कि जब 2-2 हो जाता है तो इसको भी शेप, बेंट या एंगुलर भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए याद रखेंगे वाटर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 ही होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है कि कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम है, आइदर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर। कहानी स्पष्ट है बच्चों? चलो इसको नोट करो, हम इसके ऊपर ना तुमको 2-3 एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, मीथेन, अमोनिया और
वाटर का, ठीक है, तब कहानी समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल एक तुमको जैसे एग्जांपल दे देगा अमोनिया का, शुरुआत में तो हम बस लिख के दिखा दिए थे, अभी करके दिखाते हैं। जैसे अमोनिया तुमको दे देगा, ठीक है, या मीथेन दे देगा, उसमें तुमसे पूछेगा कि बताना है, हम अब इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। बस यहीं तक आज हम रखेंगे इसका एग्जाम्पल देख के, फिर जेड बराबर 4 हो गया, 5, 6 और 7 का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास क्या आया है, CH4, ठीक है। CH4 के बारे में हमसे पूछा गया कि ज्योमेट्री बताओ, शेप बताओ, बॉन्ड एंगल बताना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो, कार्बन के पास 4 होता है वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन 4 है, उसके पास 1 तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम खर्च कैसे करेंगे टोटल वाला, तो बोलेंगे सर 4 हाइड्रोजन के साथ इसको जोड़ दिए, तो 4 के साथ जोड़े, प्रत्येक बॉन्ड में 2, तो 8 का 8 खर्च हो गया, तो बचा कितना, 0। एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा नहीं है, समझना। अब एक भी नहीं बचा है तो किसी के ऊपर हम बांट भी नहीं सकते। तो चलो, हाइड्रोजन का ऑक्टेट डुप्लेट पूरा है, हाइड्रोजन डुप्लेट करता है, कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाता है, इसका ऑक्टेट पूरा, तो यहाँ पे क्लियर है। यानी कि यही इसका क्या है बोलो बच्चों, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग सीख चुके थे। अब यहाँ पे कैलकुलेट करो, जेड का मान कितना आया, बोलेंगे जेड का मान होता है 2 फॉर्मूला जेड का, चाहे तो फॉर्मूला या नहीं तो मेरा वाला तरीका, देखो क्या, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड क्या गो है कार्बन के ऊपर, 4, लोन पेयर कार्बन के ऊपर है क्या, 0, तो कितना हो गया 4। तो जेड का वैल्यू जैसे 4 आया तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, sp3। इसका मतलब यहाँ पे जो कार्बन का ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 यूज हो रहा है। कहानी क्लियर है, ठीक। अब जैसे जेड का वैल्यू 4 आया तो इसका ज्योमेट्री कितना हो जाएगा बच्चों, तो बोलेंगे सर ज्योमेट्री इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल, है ना। 4 के लिए तो हम लोग को डिफाइन है टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या इसके पास कोई लोन पेयर है, बोलेंगे नहीं, लोन पेयर रहता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बचता तो हम बांटते, बोलेंगे लोन पेयर है नहीं, तो शेप और ज्योमेट्री हमारा सेम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ हम बनाएंगे, अगर दिखाएंगे तो बोलेंगे सर बॉन्ड एंगल हमारा 109.5 डिग्री ही होगा। समझ में आ रहा है, बॉन्ड एंगल कितना होगा हमारा, ये सब हाइड्रोजन है बच्चों, बॉन्ड एंगल हमारा सभी का सभी बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है कार्बन के ऊपर। कहानी क्लियर है। एक तरीका तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर करके हम तुमको समझा दिए, एक तरीका होता है जेड निकाल के, मतलब फॉर्मूला से, ठीक है। तो चलो उसको भी करके दिखाते हैं। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको नहीं आता है, हम बोलेंगे सर, तो उसके लिए क्या कीजिए, जेड निकालिए। जेड निकालने का मतलब हमको पता चल जाएगा कि उस एटम के अराउंड कितना बॉन्ड है, ठीक है। तो जेड निकालो, जेड का फॉर्मूला होता है हाफ, सेंट्रल एटम के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, कोई चार्ज नहीं है, और मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन क्या गो 4 गो, तो 4 आया जेड का वैल्यू। जेड का वैल्यू 4 आया तो फटाक से लोन पेयर भी निकाल लो। लोन पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस आउटसाइड एटम क्या गो है, नंबर ऑफ आउटसाइड एटम, ठीक है। तो जेड का -4 हो गया और आउटसाइड एटम क्या गो है, 4 गो है, तो लोन पेयर 0 हो गया। इसका मतलब कार्बन के पास लोन पेयर है नहीं, तो जेड का वैल्यू 4 आया, इसका मतलब कार्बन के अराउंड 4 एटम्स अरेंज होगा। तो कैसे अरेंज रहेगा, इसको हमें ध्यान रखना है क्या, कि अगर जेड के अराउंड 4 एटम है तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है। अगर लोन पेयर नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री सेम हो जाएगा। कहानी क्लियर है। अगर लोन पेयर आ जाएगा तो फिर डिस्टोर्ट हो जाएगा शेप, तो टेट्राहेड्रल से हम किसकी तरफ बढ़ जाएंगे, तो बोलेंगे सर पिरामिडल की तरफ बढ़ जाएंगे। क्लियर है। चलो अगला एग्जांपल बच्चों हम लोग लेते हैं एमोनिया का, मीथेन का, है ना। सॉरी मीथेन तो बना लिए थे, एमोनिया का लेते हैं, ठीक है। एमोनिया में क्या करते हैं, देखो एग्जाम्पल हम बना रहे हैं NH3 का, ठीक। चलो जेड इसमें निकालते हैं, तो जेड का मतलब क्या, हाफ, सेंट्रल एटम के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर 5 होता है, कोई चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे 3 ठो है ना, 3 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 4। लोन पेयर निकाल लो, तो लोन पेयर कैसे निकलता है, जेड जो भी आया उसमें आउटसाइड एटम क्या गो है, 3, तो 1 हो गया। यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर होगा। लोन पेयर 1 होगा तो बाकी 3 हाइड्रोजन हमारा इस प्रकार से अरेंज रहेगा। समझ आया, 3 हाइड्रोजन हमारा क्या रहेगा, इस प्रकार से अरेंज रहेगा। तो बोलेंगे जेड का वैल्यू यहाँ पे 4 आया, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगा। ज्योमेट्री क्या रहेगा बोलो, टेट्राहेड्रल। ये क्या लिखे हैं, ज्योमेट्री। शेप क्या होगा बच्चों, तो बोलेंगे देखो थोड़ा सा समझते हैं। बोलेंगे टेट्राहेड्रल होने के वजह से ये एंगल 109.5 डिग्री तो होना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब ये एक लोन पेयर है तो ये जो एंगल है लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच का, ये तो बढ़ जाएगा 109.5 डिग्री से। क्यों, क्योंकि अगर बॉन्ड पेयर रहता तो सभी के बीच का एंगल 109.5 डिग्री होता है। लेकिन जैसे लोन पेयर आ गया
तो ये रिपल्सन बढ़ा देगा, ठीक। ये रिपल्सन भी बढ़ जाएगा तो जिसके वजह से ये एंगल हमारा घट जाएगा। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 109.5 डिग्री से कम हो जाएगा। तो एक्चुअली में एमोनिया में ये एंगल होता कितना है, इस एमोनिया में हमारा अगर बात करेंगे बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल होता कितना है एमोनिया केस में, 107 डिग्री। समझ आ रहा है, ये एंगल 109.5 से कम हुआ तो कितना हुआ, 107 डिग्री। इसको हमें याद रखेंगे। एमोनिया के केस में क्या हो जाता है, 107 डिग्री। और इसका शेप बदल गया ना, शेप हम देखते समय से बॉन्ड पेयर को देखो है ना, लोन पेयर भूल जाओ, तो इसको पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक एटम है, 3 एटम नीचे है, उसको एक पिरामिड का शेप हम लोग बोलेंगे। तो शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल। कहानी क्लियर है। तो चलो बच्चों, वाटर का आपका होमवर्क रहा कहानी, वाटर को आप बनाओगे और इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी बना के देखोगे, कहानी दोनों में सेम आएगा। वाटर का आपका होमवर्क रहा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग Z = 5, 6 और 7 के ऊपर कहानी समझेंगे। थैंक यू बच्चों।